नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। आज का हमारा एपिसोड जो कनेक्टेड है उसका सबसे पहला एपिसोड ये भी है कि आज से ही हम साहित्य 360 विद मनु भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमान भूपेंद्र सिंह रैना जी हैं, जिनका एक उपन्यास लिखा गया था 75 के एक इंसिडेंट पर। उपन्यास का नाम था बेनाम रिश्ते। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ दे देती हूँ कि भारत में कश्मीर है, लेकिन कश्मीर में भारत अभी तक क्यों नहीं है, भारत कब होगा वहां। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में पिछले 70 सालों से चले आ रहे हैं। इसी विषय पर कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर घाटी में जो हुआ उसके बाद क्या अब सिख समुदाय की वहां पर इसी तरह की बारी है। इसी तरह के कुछ सवालात पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे आज के मेहमान हैं जम्मू और कश्मीर से भूपेंद्र सिंह रैना जी, जो कि लेखक हैं और साथ ही जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के बदलते हालात को न केवल बारीकी से देखा है बल्कि अपने लेखन में उसके बारे में बार बार आवाज भी उठाई है। भूपेंद्र जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार और आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनु जी आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया अपने जो भी श्रोता हैं उनके साथ रूबरू होने का। ये कश्मीर के बारे में जैसे आप, ये बहुत पुरानी बात है, जब से पार्टीशन हुई है, कश्मीर भारत का अंग बना है, तभी से ये समस्या शुरू है कि ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि कश्मीर जो भारत का अंग बना रहे। जो कुछ आज तक हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ एक प्रोविजन रहा है, अदरवाइज दिल से मन से कभी भी लोगों ने तो सब इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये भारत का एक हिस्सा है। अब आप देखिए, पिछले कितने सालों से 30 साल का वक्फा हो गया है, कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा, निष्कासित हुए और अपने घर बार सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान के दूसरे अन्य प्रदेशों में पहुंच गए। अभी इस वक्त भी जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि सिख एक ऐसी कौम है जो वहां पर टिकी रही, जितने हालातों के बीच में भी वो लोग वहां से हिले नहीं। और ये एक तबके को वहां पर, ये मैं नहीं कहता हूं कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं, एक तबका ऐसा है जिसको ये खलता है। वो चाहते हैं कि जैसे कश्मीरी पंडित वहां से निष्कासित हुए हैं, इस तरीके से ये सिख भी निष्कासित हो जाए। अब सीधा उनके साथ में कन्फ्रंटेशन तो नहीं करते, ना कर सकते हैं। और ये जो तरीका उन्होंने अपनाया है, उनकी लड़कियों को अगवा करना या लव जिहाद में फंसाना, इस तरीके से ये एक तरीका है कि उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला जाए तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उस धरती को छोड़ के कहीं चले जाएंगे, या उनको सिखों को वहां पर अगर रहना है तो जो उनके साथ में हो रहा है, जो उनकी बहू बेटियों के साथ हो रहा है, वो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर नहीं बर्दाश्त करते तो फिर उनको वहां से निकलना पड़ेगा। ये एक मेन एजेंडा तो यही है कि क्लींजिंग ऑफ दिस स्टेट, कि वहां पर सिर्फ इस्लाम ही रहे और जो बाकी इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं वो वहां से निकल जाएं, चले जाएं। तो ये सिस्टम है। इसीलिए ये सरदारों की लड़कियों को अब पिछले कुछ महीनों में या 6 महीने साल के अंदर अंदर 40 लड़कियों के ऐसे केस हुए हैं जिन्हें की वहां से फ्लर्ट किया गया और उन्हें लालच दिया गया। वो एक सपने उनके लिए सजाए जाते हैं कि जन्नत के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, इस्लाम धारण कर लो। और इस तरीके से ये लोग, और वो लड़कियां कुछ छोटी लड़कियां नहीं होती हैं कि 15-16 से, इवन जो गवर्नमेंट सर्विस कर रही हैं लड़कियां, बालिग है, वो भी इस ट्रैप में फंस जाती हैं। और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि जॉब करती करती लड़कियां भी किसी न किसी मुसलमान के साथ में निकाह कर लेती हैं, चली जाती हैं। तो ये सारा सिस्टम है वहां का। और ये देखिए क्या है कि इसमें
सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो भी वहां पर सरदार रहते हैं, उनमें कमी इस चीज की है कि बच्चों को वो एक तो अब पंजाबी पढ़ाते नहीं है, दूसरा अपने बच्चों के साथ में उनका पेरेंट्स का जो इंटरेक्शन होना चाहिए, जो मतलब एक दूसरे को समझने की बात होनी चाहिए, बच्चों को समझाने का जो सिलसिला होना चाहिए, वो नहीं है। और जब तक आप बच्चों के साथ में अपनी पूरा नहीं रहेंगे, उनकी बात को समझेंगी, उनको जो प्यार बच्चे बाहर से लेने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों को अपने घर से, माँ से, बाप से प्यार मिले, तो वो मुझे लगता है इसमें काफी कमी आ सकती है। और दूसरी जो मुद्दा, मेन मुद्दा ये है कि हमें वी हैव टू चेक इट फ्रॉम द बॉटम। अब देखिए, सिख धर्म में ऐसे बहुत से मतलब सिख औरतों ने ये जो इन्वॉल्व नया नया धर्म बना था पिछले 400-500 साल से, इन्होंने इस अपने सर्वाइवल के लिए इस धर्म ने क्या कुछ नहीं किया है, कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी बलिदान दिए हैं। और सिख औरतें जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया, जो पकड़ी गई, उनको जेलों में रखा, चक्कियां पिसाई, उनके बच्चों के टुकड़े कर करके उनके मुंह में डाले ताकि वो अपना धर्म परिवर्तन करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो अपने धर्म पे अडिग रही और अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को निशावर कर दिया। ये जज्बा हमारे उन सिख, कश्मीरी सिख बच्चों में होना चाहिए, ताकि तब हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो घर से स्टार्ट होता है, ये बाहर से तो जिस वक्त अब एक लड़की कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल पढ़ती है, उसकी 10 सहेलियां हैं जो मुसलमान हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो उन लोगों की है, ये मान, वो 10 लड़कियों में से 2, 4, 5 लड़कियां ऐसी हों जो वो मीडिया बन जाती हैं, सोर्स बन जाती हैं किसी ना किसी लड़के के साथ उनको मिलाने के लिए, और उसके बाद में ये सारा सिलसिला आगे चलता है। रैना सर, आपसे बड़ी हैरानी की बात हमें पता लगी कि आपने, क्योंकि हमारे लिए तो ये पॉइंट है कि हमारे जो सिख समुदाय है वो अपनी माँ बोली और सभ्याचार से कभी भी दूर नहीं जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पंजाब में देख ले, दुनिया भर में अपना सिख कम्युनिटी पूरी तरह से एस्टेब्लिश है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने सभ्याचार को वो तब भी नहीं छोड़ती है। लेकिन कश्मीर में ऐसा क्या है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच ये गैप है सर? ये बदकिस्मती है। देखिए, कश्मीर में पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक बच्चे पढ़ते हैं। लड़के की भी बात, मैं लड़कों की भी बात करता हूँ, बट दे कैनॉट रीड पंजाबी और दे कैनॉट राइट पंजाबी। तो इस ढंग से जिस वक्त अपने धर्म के साथ ही अब जुड़े नहीं है, उस आपने धर्म की किताबें नहीं पढ़ी हैं, इतिहास नहीं पढ़ा है, तो कैसे आपको समझ आएगी कि हमारा जो धर्म है ये कितना रिच है, कितना कैसे हमने इसके ऊपर चलना है। और देखिए, ये त्रासदी इतनी ही नहीं है कि लड़की ने शादी कर ली, निकाह कर ली। वो निकाह एक ढोंग होता है, वो निकाह निकाह नहीं होता है, क्योंकि उस निकाह में जो लड़का होता है उसकी कभी भी आत्मीयता नहीं होती है कि वो अपने दिल से, मन से उस लड़की के साथ प्यार करता है। वो तो एक शोषण है, उसको सेक्सुअल शोषण हम कह सकते हैं, उसकी एक्सप्लॉयटेशन है। उसके साथ निकाह करके वो जब घर लेके जाते हैं उसको, वहां पर उसका वो उतना आवभगत नहीं होता है जितना कि दुल्हन का होता है। वो उसे काफिर लड़की समझ के रखा जाता है, उसको रसोई में नहीं आने देते हैं, वो घर के सारे काम करती है और रात को सिर्फ अपने खावंद का बिस्तर गर्म करती है। और उसके खावंद वो उसी के लिए मतलब बाउंड नहीं होता कि उसकी एक शादी है, उस शरा में 4 शादियां वो लोग कर सकते हैं, वो उसकी और भी बीवियां हो सकती हैं। और ये सिर्फ एक सेक्स एक्सप्लॉयटेशन है, ये बहुत। और वो इतना ही नहीं कि आज वो उसके साथ ही, उसका कल भाई भी उसके साथ में जाएगा, और उसका कोई और उसके दोस्त भी उसके साथ में जा सकते हैं उस लड़की के साथ में सेक्सुअल रेप करने के लिए। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो कश्मीर में होती हैं, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और उसके लिए मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं अपने
वोट बैंक के लिए बात नहीं करता हूँ। मैं तो एक लेखक हूँ जो समाज में विचर रहा है, जो समाज में हो रहा है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। जो बुराइयां हैं उसमें होती हैं, जो मतलब हम कमजोरियां हैं, हमें उन्हें, मैं उनको ही लिख सकता हूँ, उनके बारे में कह सकता हूँ। और इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने मतलब ये करना है, हैंडल करना है, देखना है कैसे किया जा सकता है। और मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू, ये 2 प्रोविंस हैं। जम्मू में भी मुसलमान बहुत रहते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं बसता हूँ, जम्मू में मेरे एक ये सारा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। मेरे एक साइड में एसएसपी रहते हैं, वो पुलिस मतलब मुसलमान है। दूसरे साइड में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है मुसलमान में। और हमारी दीवारें कॉमन है। मैं दोनों के बीच में रहता हूँ, लेकिन इतने सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी मुझे किसी गलत नजर से देखा हो। वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाए, उस बस्ती में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी के आपस में झगड़ा हो जाए, वो मुझे लेके जाते हैं ताकि मैं उनके झगड़ों की सेटलमेंट करूं। तो इतना मान सम्मान मिलता है, देते हैं वो। एक जो अपने धर्म में, वहां पर धर्म की कोई बात नहीं है, ये सोशल फीलिंग्स हैं और लोग इसी हिसाब से चलते हैं। कभी कोई मुसलमान या सिख का मुद्दा नहीं होता है। ये एक खास एक क्या कहते हैं, वहां कश्मीर में एक सोच है ऐसी कुछ लोगों की, जो ये चाहते हैं कि इन लोगों को निकाला जाए और कश्मीर को इन लोगों से साफ करके, मुक्त करके इस्लामीकरण उसका करना चाहते हैं। ये एक मेन मुद्दा है इस सारे मसले का। बिल्कुल, आपने भूपेंद्र सर सही कहा। एक्चुअली जम्मू जो है वो शहरीकरण में कन्वर्ट हो चुका है और वहाँ अदर कम्युनिटीज भी इस तरह से बसावट है उनकी कि वहाँ पे धार्मिक जो कट्टरता है वो हाई नहीं हो सकती है। लेकिन जो घाटी की जब हम बात करते हैं, और घाटी की बात में आपने कहा कि पिछले पिछले 1 साल में 40 लड़कियों का अगर इस तरह से कन्वर्जन हुआ है, तो ये रेशो तो उससे भी ज्यादा तादाद में है। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, आपने एक उपन्यास लिखा था बेनाम रिश्ते, जो 1975 में एक घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में, पहली बार हुई थी शायद वो। उस पर जानना चाहूंगी रैना सर की वो एक्चुअल में क्या घटना थी और आपने उसको अपने नॉवल में किस तरह से एक्सप्लेन किया है पूरा। एक्चुअली क्या है, वो ऐसे ही एक 17-18 साल की लड़की थी, सिख लड़की। वो एक लड़के के साथ में भाग गई। भागने के बाद में 6 दिन 7 दिन उसके पास रही। सब तरफ से मतलब उसकी तलाश की गई, पुलिस ने तलाश की। और और जो सिख जथेबंदियां थी यहाँ पर, उन्होंने शोर वगैरह किया और वो लड़की को रिकवर कर लिया गया। मैं उन दोनों बारामूला में रहता था और सिख यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया सिख यूथ फेडरेशन का मैं ऑर्गेनाइजर था। तो जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको, लड़की को रिकवर किया, वो डीएसपी था, सरदार था। उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करके मुझे बोला कि ऐसे ऐसे लड़की को रिकवर हमने किया, कोई लड़का देखो वॉलंटरी जो उसके साथ शादी कर सके। चलो, हमने एक लड़का तैयार किया, शादी हो गई। और शादी के 3-4 महीने उसमें, शादी में बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। जो हमारे सिख समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने पूरी तरह बारात आई, शादी की और अच्छी तरीके से सब हो गया। लेकिन 4-6 महीने के बाद में वो लड़की फिर दोबारा भाग गई उसी लड़के के साथ में, और जाके उसने निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद में उसके पास वो 2-3 महीने रहे। तो सारा समाज, सिख समाज इसके लिए चिंतित था, तड़प रहे थे। उस वक्त ऐसे मीडिया नहीं था कि दिल्ली से आ जाएंगे मीडिया वाले बात करने के लिए। तो उस दौरान में जब वो लड़की को हमने दोबारा, मैं खुद उस लड़की को थाने में मिलने के लिए गया हूँ और मुझे उसने बोला कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ, अब दफा हो जाओ, मैं मुसलमानी हूँ, मैंने इस्लाम धारण कर लिया है, मैंने निकाह भी कर लिया है। तो चलो, उसके बाद में अगेन वी ब्रॉट दैट गर्ल, किसी तरीके से लाए, उसी लड़के के साथ में उसको दोबारा शादी करके ले गए। लड़के के साथ में, मुसलमान लड़के के साथ निकाह किया हुआ था और दोबारा इस
सिख लड़की के साथ पहले अनंत कार्य हुआ था, जी अनंत कार्य करने के बाद में उसने दोबारा निकाह किया और फिर अब तो 2 आदमियों की वो पत्नी बन गई। जी तो इस तरीके से उन्होंने गुरुद्वारा संस्थापकों ने उसे बाद नांदेड़ भेज दिया। नांदेड़ में वो कुछ देर रहा, फिर उसने होटल चलाया। होटल चलाने के बाद में वो लड़का जो था उसका आशिक, वो वहां भी जाता था, 2 4 5 लोगों के साथ जाता था। और जिसमें वो उसका जो हस्बैंड था लड़की का, सरदार, वो हमेशा प्रेशर में रहता था। लेकिन उसके होते हुए भी जो एक्चुअल स्टोरी है, जो लाइफ एक्चुअल हैपनिंग है, उस लड़के का वहां पर मर्डर करवा दिया जाता है। वो लड़की उसका मर्डर करवा देती है, लेकिन मेरे नावल में ऐसा मर्डर नहीं है उसका। वो उसको आगे जब उसका घर मतलब हस्बैंड उसको घर से निकाल देता है, वो वापस श्रीनगर आती है। और श्रीनगर में एक एरिया है डाउन टाउन, वहां पर 100% पॉपुलेशन मोहम्मदन्स की है। वो बहुत, अब तो बहुत सुधर गया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले बहुत गंदा एरिया होता था। उस वहां पर उसको किराए पे एक कमरा दे के रखा, 2 बच्चों के साथ, एक लड़की और लड़का, और 2 बच्चों के साथ उसने। फिर उसका हस्बैंड उसको वहां छोड़ के वो चला गया, वो आता नहीं था, वो मिलिटेंट था और मिलिट्री इनकाउंटर में मारा गया। अब ये लड़की जो थी उसने कैसे अपने बच्चों को पाला, क्या करना, ये इतनी त्रासदी है कि उस नॉवल को पढ़ने से लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक जिंदगी में गलत कदम उठाने से एक लड़की का जीवन कैसे बर्बाद हो सकता है। और वो कहानी है बहुत मतलब चर्चित नॉवल है वो। तो उस कहानी को मैंने इस तरीके से पेश किया था। तो ये वही कहानी ये रिपीट हुई है, अभी भी ऐसे निकाह हुआ है, फिर निकाह होके फिर गुरुद्वारे में जाके उसका शादी आनंद हो कर गई। तो जी दिस वे इट हैपन। ये कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। जिसके मन में, जिस लड़की जो है वो अगर रूह से प्यार करती है तो उसको जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन जो लड़के होते हैं, ये जो इस केसेस में वो रूह से प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक उनका एक सिर्फ अपनी मन की इच्छा तमन्ना पूरी करने की होती है, एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। ये सारा मसला है। बिल्कुल रैना सर, आपने बहुत सीरियस कंसर्न को उठाया है इसमें कि जो घटना 75 में हुई थी वो रिपीट हो रही है, लगातार रिपीट हो रही है, लेकिन ना सरकारें कुछ कर रही हैं, ना इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया कुछ कर रहा है। ये तो अब हालात है कि ठीक है दिल्ली की मीडिया वहां तक पहुंच गई, लेकिन जब आपने उपन्यास लिखा था तब सिचुएशन बिल्कुल ही अलग थी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये कि जिस सिख लड़के के साथ उसकी शादी करवाई गई थी उसकी हत्या करवा दी गई। आप देखिए इस तरह के इंसिडेंट से परिवार तबाह हो गया। लड़के के परिवार का क्या कसूर था इसमें? सही तो इस बात है। जी, तो ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है लोगों की भी। इसे कोई इसे धर्म का मुद्दा कहे तो कहता रहे, लेकिन हकीकत यह है कि समाज में सभी धर्मों को राइट है इक्वालिटी का, और उसके साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हर कोई अपने धर्म अपने समाज में शादियां करे। जब पता ही है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारी बहू बेटियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बच्चियों को भी ये चीज सोचनी चाहिए। मेरा ना सर, मेरा यहाँ पे एक ये सवाल है, 1947 में पार्टीशन हुआ, हमारा आधा पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में गया। 1947 के पार्टीशन का भी सबसे बड़ा दर्द अगर किसी कौम ने झेला तो वो सिख कौम थी हमारी। जब सही बात है। दोनों साइड से इधर से उधर से जब वो लाशें भर के ट्रेन यहाँ पर आई थी, तो ये दंश भी सिख कम्युनिटी के ऊपर रहा। उसके साथ साथ कश्मीर में जो अभी हालात हैं उसमें भी अब कश्मीरी पंडित तो वहां से पलायन कर गए एक तरह से, डर के दहशत के मारे किसी भी तरह से। उनके लिए भी एक तकलीफ देह है कि अपने ही देश में बिना घर बार के रहना, अपने ही देश में, वो एक दर्द है। और आप वहां पर मजबूती से रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली थ्रेट तो आप लोगों को भी मिलता रहा है। आप लोगों का जो वहां पे समाज है रैना सर, वो एकजुट होकर इस पर हाँ कार्रवाई जी, नहीं कर रहा है क्या? देखो समाज तो यही है, जैसे आप देख रहे हैं कि हर एक सियासी पॉलिटिक्स कर रहा है इसमें। जी जो मेन काज है, जो मेन रीजन है, उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। किसने माफी मांग ली, किसने कुछ कर लिया, ये सब एक गलत घोंसला है। जहां चोट लगती है वो उसी को दर्द मालूम है कि कहाँ चोट लगी है और उसका कैसे उपचार करना है। तो ये बयानबाजी, जो पॉलिटिकल बयानबाजी है, ये एक इसका कोई
सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए हमें इसके तह तक जाना पड़ेगा, कि तह तक जाने का सिर्फ यही करना है कि अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। बाकी कोर्ट कचहरियां पुलिस वो कुछ नहीं करती हैं। अगर आपने ये न्यूज अभी पढ़ी होगी तो देखी होगी, तो बहुत से मतलब इस केस में भी पुलिस ने कोई सपोर्टिव रोल नहीं किया, और वो लड़की को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, सिखों को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने अगर सपोर्ट किया तो अपनी कम्युनिटी के बंदों को ही सपोर्ट किया। सो दिस वे कोर्ट कुछ भी डिसाइड कर ले। कोर्ट एक शादी कर सकता है किसी की, मियाँ बीवी बना दिए, लेकिन उस बीवी के साथ में बाद में उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है, कैसे चली है, उसको क्या करना पड़ता है, ये कोर्ट की जिम्मेवारी नहीं है। उस लड़की के साथ में उसको किसे उसके ट्रेड करवाते हैं, किसे फ्लैश ट्रेड उसके साथ होती है, कैसे उसको मतलब उसका शोषण किया जाता है, ये कोर्ट नहीं देखता है। सिर्फ इसलिए ये बस एक लड़की लड़का आ गया, हाँ शादी हमने करनी है उसका। अब ये लड़की जो अभी आई है 16 साल की, 18 साल की लड़की, 1 महीना हुआ था उसको 18 साल हुए, वो कहां से उसको लव अफेयर हो गया कि उसने 18 साल 1 महीने में उसकी शादी कोर्ट मैरिज कर ली। सो दीज आर द मेनी थिंग्स, जो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें जागृत होना है, चेतन होना है और उसके बारे में सोचना है। और ये गंभीर समस्या है, इसका हल तो निकलना चाहिए और निकालना पड़ेगा। जी रैना सर, मेरा एक सवाल था कि धर्मांतरण कानून अभी यूपी गवर्नमेंट ने लागू किया है और उसके ऊपर भी काफी बवाल रहा कि लव जिहाद एक ढकोसला है और ये सिर्फ बीजेपी का एक एक्सट्रीम, उनका एक तरह से ये शगुफा है क्योंकि चुनाव आते हैं तो इसी तरह का होता है। अब जम्मू कश्मीर में तो ना तो हाल फिलहाल चुनाव की सिचुएशन है और ये हाल फिलहाल का केस भी नहीं है। आप देखिए, जब पिछले 50 साल से वहां पे धर्मांतरण हो रहा है, बेटियों के साथ उनको कन्वर्जन किया जा रहा है, तो क्या आप लोग ये डिमांड नहीं करते कि धर्मांतरण कानून सख्ताई से केंद्र सरकार बनाए और पूरे देश में इक्वल उसको लागू करे? बिल्कुल, ये मतलब सारे देश में लागू होना चाहिए। अब मैं तो किसी को सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा राइटर हूँ और लिखता हूँ, जो कुछ हो रहा है समाज में उसी को प्रतिबंध उसका मतलब करता हूँ। तो ये बात बहुत जरूरी है कि एक सारे देश में एक ऐसा धर्म बनाया जाए, ऐसा कानून बने जिसमें ये धर्म परिवर्तन की ये इसमें, और बिना पेरेंट्स के मर्जी के शादी, किसी बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चीज है और ये लागू होना चाहिए, सारे देश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल, आपने ये सही कहा रैना सर, क्योंकि जब से 370 एब्रोगेशन और 35A हुआ है, तो अब कम से कम केंद्र सरकार के कानून जम्मू कश्मीर एप्लीकेबल तो हो सकते हैं। अभी तक तो वो हालात भी बहुत खराब था। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो एक बालिग का कंसेप्ट है कि 18 साल में बच्चे बालिग हो जाते हैं, वो अपनी मर्जी से शादी या कुछ भी कर सकते हैं, उसमें ठीक है कि वो कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप की रजामंदी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि वो बहुत जरूरी है, ताकि माँ बाप को पता रहे कि बच्चा कौन सा नेक्स्ट कदम उठाने जा रहा है। कि कुछ अगर इस तरह के इंसिडेंट हो जाए, कुछ गलत होने लगे, तो बच्चे तो अपने ही हैं, कम से कम वो प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पीछे तो खड़ा हो। और ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है रैना सर, जिसमें हमारा समाज भी चूक जाता है। जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, किसी बेटी का इस तरह से धर्मांतरण हो जाता है, माँ बाप को सपोर्ट करने की बजाय हमारा समाज ताने देने लग जाता है उन्हीं को। वो भी एक बहुत बड़ा, और शायद ये भी वजह है कि जिससे माँ बाप ओपनली आ भी नहीं पाते। अगर किसी की बेटी के साथ हुआ है तो वो कह भी नहीं पाते हैं कि वो नियति समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। रैना सर, मैं अब अपने अगले सवाल की तरफ जाऊं उससे पहले हमारे एक दो व्यूवर्स के मैं सवाल ले लेती हूँ जो हमसे काफी देर से पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यूट्यूब पे है, हमारे एक व्यूवर साइलेंट बॉन्ग, वो लिखते हैं, हाउ मेनी कश्मीरी मुस्लिम गर्ल्स हैव मैरिड सिख्स एंड कन्वर्टेड टू सिखिज्म, एनी आइडिया? रैना सर, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? देखिए, यही है, दोगली चाल है। अब एक अगर सिख लड़का किसी मुसलमान लड़की के साथ में शादी कर ले तो इस्लाम खतरे में हो जाता है जी। उस वक्त जिहाद का नारा लगता है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई मुसलमान लड़की किसी सिख लड़के के साथ में शादी करे। हाँ, अगर उसने शादी की है, उस मुसलमान और सिख लड़के को कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा,
अपने बाल काटने पड़ेंगे, फिर वो उस लड़की के साथ शादी करके रह सकता है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये मेरा नावल जो मैं आप जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है उस नावल में, लिखा हुआ है कि एक लड़के को वो प्यार तो किसी से हो सकता है, वो प्यार धर्म तो नहीं देखता है, ना जात देखता है, ना पात देखता है, किसी के साथ भी प्यार कभी भी हो सकता है। और कभी जब आत्मा से प्यार होता है, रूह से प्यार होता है, तो प्रेमी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस ढंग से उस लड़के को उन्होंने मजबूर किया कि तू शादी अगर करेगा तो इस्लाम धारण करना पड़ेगा। उसने इस्लाम धारण नहीं किया, लेकिन उसके बाल काट दिए गए। तो इस तरीके से ये जुनून है, लेकिन जुनून दोनों साइड में होना चाहिए, एक साइड का जुनून नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रैना सर, आपने कहा कि देखिए उनका धर्म है तो धर्म है और वो अचानक खतरे में भी आ जाता है, लेकिन सिख धर्म में हमारा केश रखना, हमारा दाढ़ी, ये हमारे सिख धर्म की परंपरा का हिस्सा है। लेकिन उनको उनको वो कर सकते हैं, उनको कंडम वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हिंदू में, सिख में या अदर उसमें जब कोई प्यार में पड़कर इस तरह से शादियां भी करता है तो धर्म परिवर्तन कभी भी नहीं होता है रहना सर। कोई अदर कम्युनिटी की लड़की अगर सिख समुदाय में शादी करती है या हिंदू धर्म में करती है तो वहां कन्वर्जन तो होता ही नहीं है। वो सिर्फ रिचुअल्स होते हैं जो एक अपना 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 होता है कि भाई सिखों की शादी होगी तो वो गुरुद्वारे में होती है, आनंद कार्य होता है। हिंदुओं में होगी तो वो मंदिर में हो सकती है या वैसे हो सकती है और वो फेरे लिए जाते हैं, यही चीज है। लेकिन कन्वर्जन नहीं है अपने अपने उसमें। तो ये चीज मुस्लिम लड़कियां समझती नहीं है या समझना नहीं चाहती हैं कि अगर मुस्लिम लड़की से शादी करनी है तो भी दूसरे धर्म वाले को मुस्लिम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और दूसरे धर्म से लड़कियां आ रही हैं तो उनको तो इस्लाम में कन्वर्ट होना ही होना पड़ेगा। रैना सर, मैं अगला सवाल, जी जी रैना सर। एक सिख धर्म की एक मर्यादा है कि मुसलमानों के साथ में, मुस्लिम के साथ में हम बेटी और रोटी का रिश्ता नहीं होता है, हो नहीं सकता है। उनके बना हुआ खाना हम नहीं खाएंगे, वो हमारे बना हुआ खाना नहीं खाते हैं। इसी तरीके से बेटी भी सांझी नहीं कह सकती है। ये बेटी और रोटी का रिश्ता कभी भी सिखों में नहीं हो सकता है। इसलिए ये सब जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको समझना चाहिए कि अलग धर्म है। सिख धर्म एक अलग धर्म है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसकी अपनी मर्यादाएं हैं, जिस मर्यादाओं के हिसाब से हमें पालन करना है, चलना है, और तभी हम एक पूरे सिख, सच्चे सिख बन के रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब बातें जो है बहुत जरूरी हैं। तो अभी आप, मैं अगर टाइम हो तो वो जिस नावल की बात आप कर रही हैं, मैं उस नावल की और चर्चा थोड़ी सी बता देता हूँ। जी बिल्कुल। तो वो जिस वक्त वो लड़की उसको श्रीनगर में ले आते हैं ना, 2 बच्चों के साथ में, और वहां भी देखिए वहां भी एक कैरेक्टर जहां उसको रखा जाता है, वो अपना तन बेच के अपने बच्चों को पालती है। और वहां भी एक ऐसा कैरेक्टर है, एक प्रोफेसर शमीम, मुसलमान प्रोफेसर होती है, वो उसको समझाती है कि ये जो धर्म चला रहे हैं, जो जिस धर्म के ऊपर चल रहे हैं ये मुसलमान, ये धर्म नहीं है, ये इस्लामी धर्म नहीं है, शरिया के हिसाब से ये धर्म नहीं है कि हम दूसरों की बहू बेटियों के साथ में ऐसा सलूक करें। एक इंसान अपने धर्म में रहे, उसी को तब, अब ये यहाँ क्या होता है कि ये एक ऐसी धारणा हो चुकी है, या ऐसे इनको समझाया जाता है कि अगर गैर मुस्लिम लड़की के साथ आप शादी करते हो तो आपको स्वाब मिलेगा, पुण्य आपका होगा, उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो हमारे धर्म की संख्या को बढ़ाएंगे। तो ये कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट में अब देखिए वो जुनूनियत तो आ ही जाती है, ये सोच तो आ ही जाती है कि धर्म में हमें ये अलाउड है, ये हम कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। और बाकी किसी धर्म में ऐसा नहीं है कि हम किसी मुसलमान लड़की के साथ करें तो हमें स्वर्ग में गुरु नानक देव जी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर को अपना एक करैक्टर है, अपने करैक्टर के हिसाब से हमको रहना चाहिए, अपने धर्म के हिसाब से हर एक को रहना चाहिए। बिल्कुल रहना सर। और ये तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, भारत के जम्मू एंड कश्मीर का ये इंसिडेंट है। मैं आपको बता दूं, मैं यूरोप में रहती हूँ, सेम कंसेप्ट में यूरोप में भी होता है। गोरी लड़कियों से शादियां की जाती हैं, उनका कन्वर्जन किया जाता है, और उसके बाद
उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। जब उनके सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं ना, पेपर बन जाते हैं उस मुल्क में रहने के, उसके बाद उनको फिर वो अपने ही धर्म से वो शादियां करनी होती हैं। तो यहाँ बहुत सारे तादाद में इंसिडेंट होते हैं। यूरोप में पिछले दिनों कभी बुर्के पे बैन लग रहा है, कभी फ्रांस में जिस तरह का हो रहा है, वो खाली सिर्फ एक छोटे से कार्टून या उसके ऊपर नहीं हो रहा है। यूरोप भुगत रहा है इस सिचुएशन को, और बड़ी देर से इन लोगों की आंख खुली है, लेकिन इनको खुल गई है और इनको समझ आ गया है। इसी वजह से कुछ अदर कंट्रीज हैं जो इन चीजों को कंट्री टू कंट्री या रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हैं, लेकिन हकीकत में सबकी बहु बेटियां खतरे में हैं। सिचुएशन तो ये है। मैं अपना एक अगला सवाल ले लेती हूँ रवि सर, रैना सर। अनिल शुक्ला जी हैं जो हमें कनाडा से इस वक्त देख रहे हैं। वो कहते हैं, जब तक भारत में राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं न्यायपालिका एक साथ खड़े होकर आवाज नहीं उठाएंगे, ये समस्या ऐसे ही चलती रहेगी। वो अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं इस पर, आपकी बात सुनकर। नरेश कोढ़ा जी हैं, वो लिखते हैं, थैंक्स डियर भूपेंद्र सिंह रैना सर फॉर हाईलाइटिंग द इशू ऑफ सिख गर्ल ए कश्मीरी इन्वॉल्व इन रिसेंट लव जिहाद। बिल्कुल रैना सर, ये तो एक इंसिडेंट पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपने जो जिक्र किया कि 50 साल से इसे हम भुगत रहे हैं एक तरह से, उसके आगे मैं एक दो सवाल ले लेती हूँ। देखिए, राजेंद्र चौहान जी लिखते हैं, रैना सर, डोंट कम्युनलाइज कश्मीरी रिफ्यूजीज एज कश्मीरी पंडित ओनली। द रियलिटी इज दैट ऑल नॉन मुस्लिम, शायद ये लिख रहे होंगे, वर कंपेयर टू फ्लाई फ्रॉम कश्मीर। जी रैना सर, इनको कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनका हम कम्युनलाइजेशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर वहां पर ऐसा हो चुका हुआ है कि मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया है कि कश्मीर को वो बिल्कुल साफ करना चाहते हैं। नॉन मुस्लिम कोई भी वहां पर रहना नहीं चाहिए। इसलिए वो जो सुहृदता है, जो मतलब ये है, वो सिर्फ ठीक है। मैं मुसलमानों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं अपनी कहानी आपको खुद बताता हूँ। जिस वक्त 1947 की पार्टीशन हुआ है, उस वक्त हम लोग विस्थापित हो गए, घर छोड़ने पड़ गए, घरों को उजाड़ दिया, जला दिया, सब कुछ हो गया, लोग भाग गए और कितनों का कत्ल हो गया, कितनी औरतों का रेप किया गया। और हम तो लैंड जमींदार थे, तो हमारे टिलर्स थे आगे, एक मुसलमान टिलर्स थे जो काश्तकारी, जिसको काश्तकारी बोलते हैं। हमने उनके घर में मुझे रखा गया, मेरे पापा को और मेरी मदर। मैं तो 2 साल का तो उस वक्त था। और उस वक्त जिस मेरे पिताजी को एक जंगल में वहां पर एक झोंपड़ी बना के वहां रखा गया। 2-4 मुसलमान वहां पर रहते थे उनकी देखभाल करने के लिए, और मैं सिर्फ घर में रहता था। कभी मेरी माँ वहां पर उनको मिलने के लिए, मेरे पिताजी को मिलने जाती थी, तो मैं घर रह जाता था और मुझे भूख लगती थी, छोटा था 2 साल का। वो मुसलमान लेडी जिसके पास हम रहते थे, वो अपना दूध मुझे पिलाती थी। वो माँ, वो जब माँ जैसा वो रोल अगर अदा कर सकती है एक मुसलमान औरत, तो वो ममता ही है ना उसमें। तो हम उस ढंग से कभी धर्म को अलग नहीं करते हैं इंसानियत से, लेकिन धर्म में इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत होगी तो धर्म चलेगा, इंसानियत नहीं होगी तो नफरत पैदा होगी धर्मों के बीच में। बिल्कुल आपने सही कहा रैना सर, और ये सिचुएशन हम देख रहे हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कश्मीर में जो अभी हाल फिलहाल हो रहा है, ये एक प्रॉपर आप कह लीजिए कि एक पैरामीटर के हिसाब से चल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट एकदम से हो जाएगा। और ये जो आजादी की जंग, जिसको ये अपने आप को बोलते हैं कि हम उसके आजादी की जंग लड़ रहे हैं, इसको फ्री कर लेंगे। उसके बाद कोई चारा नहीं रहेगा। जब वो मेजोरिटी में हो जाएंगे, वो ऑलरेडी मेजोरिटी में है, उसके बावजूद अल्पसंख्यकों के साथ वो जो सिचुएशन कर रहे हैं, उससे आपसे बेहतर इस चीज को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? आप छोटे थे पार्टीशन के दौरान में, लेकिन 75 साल के भारत को आपने बहुत करीब से देखा है। और एक राइटर, आप कह रहे थे कि मैं एक छोटा सा राइटर हूं। रैना सर, कलम की ताकत के आगे तलवार क्या, बंदूक क्या, सब कुछ फीकी पड़ जाती है। तो आपके पास तो वो ताकत है। आपने आवाज दी अपने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से। अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस की ही कमी है।
और अवेयरनेस की कमी की ही वजह से ये सब जो सिचुएशन गड़बड़ाई हुई है पूरे देश में रहना सर, वो इसी की वजह से है। तो आप तो ताकत है इस समाज को जोड़े रखने के लिए और इस तरह के इंसिडेंट के खिलाफ बुलंद आवाज करने के लिए। मैं अपना एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ रहना सर, हमारे व्यूवर का है, नरेश पुरा जी। सवाल क्या है, वो आपकी ही बात को जो रियलिटी हुई है उस पर ही बता रहे हैं कि यस, रिसेंटली ए जम्मू बॉय हिंदू मैरिड ए कश्मीरी गर्ल Muslim from Kashmir. It is alleged that police from Kashmir come to Jammu, whisked away the boy from his residence, taken to Srinagar, was found dead. तो ऐसा ये भी हुआ था क्या नरेश रैना सर? नहीं, ऐसे तो बहुत कहानियां होती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर कहानी मेरी नॉलेज में हो, लेकिन ऐसा है कि ये होता है और ये होता ही रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों कम्युनिटीज में, दोनों रिलीजन में आपस में कॉर्डियल रिलेशन नहीं होंगे तब तक ये चलता रहेगा। और ये सिर्फ मैं मुसलमानों की बात करता हूँ कि मुसलमान, कश्मीरी जो मुसलमान है, ये बहुत मतलब इंडिविजुअली बहुत अच्छा है। इस जैसा कोई आदमी आप नहीं देखोगे सारी दुनिया में। लेकिन जिस वक्त एक तबका है जो उस तबका इतना रेडिकलाइज हो चुका हुआ है कि वो चाहते हैं कि ये हम ही सिर्फ रहें, सिर्फ अल्लाह अकबर रहे और कुछ नहीं। लेकिन ये उनको समझ आनी चाहिए, अल्लाह अकबर सिर्फ उनका नहीं है, सारी दुनिया का अल्लाह अकबर है। और अल्लाह और ईश्वर, भगवान, गुरु, ये सब एक चीज है। उसकी सोच के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो सौहार्दता हो सकती है, हम लोग मिलजुल के रह सकते हैं और प्यार से रह सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी जिंदगी चल सकती है। ये मेरा रैना सर, मेरा कंक्लूजन रिमार्क आपसे चाहिएगा। भारत सरकार काफी वक्त से काम कर रही है दो चीजों पर। यह अलग बात है कि दोनों ही नहीं हो पाई हैं। एक है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो आप लगा लीजिए कि पिछले 50 साल से वो भी पेंडिंग ही है। आपको क्या लगता है कि अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल कल को संसद में पास होता है, इस पर बातचीत होती है, तो क्या हमारी महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार होगा? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो उनके हक की आवाज संसद में, जहां से कानून बनकर आता है, वहां बढ़ेगी। तो क्या ये होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, और समाज में किस तरह का बदलाव आ सकता है इससे? मनोज जी, ऐसे है कि जो हमारा मेंटल सेटअप है भारत में औरतों के प्रति, वो जितने भी कानून बना लिए जाएं, वो मेंटल सेटअप बदलता नहीं है, बदलेगा भी नहीं। कानून तो सिर्फ एक भय है कि जब पत्नी बहुत त्रस्त हो जाएगी तो वो कानून के पास जाएगी, अदरवाइज तो वो रोज पीड़ा झलती रहेगी, उसके साथ में बुरा होता रहेगा। तो सिर्फ यह है कि जिस वक्त उसके सर के ऊपर से पानी चला जाएगा, फिर वो उस कानून का सहारा लेके जाएगी कोर्ट के पास, अदालतों के पास। अदरवाइज आप देखें कि औरत का जो रुतबा है उस देश में वैसा नहीं हो सकता जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। बिल्कुल। भूपेंद्र सर, मेरा एक और आखिरी सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर बात चलती है, आपको लगता है कि कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड जब एप्लीकेबल हो जाएगा तो काफी सारी प्रॉब्लम्स से हमारे नागरिकों को छुटकारा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, होना चाहिए और होगा। तो उसमें क्या है, कुछ बंदिश हो जाएगी और बंदिशों के, बंदा तो बंदिश से ही डरता है, बिल्कुल। बंदिश हो तो सब काम चल जाता है। फिर उसमें ये होना बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए कि कॉमन लॉ होना चाहिए सबके लिए, और उसी के हिसाब से विदाउट एनी ये किसी धर्म का, किसी समुदाय के लिए अलग से नहीं, इट शुड बी ऑल फॉर ऑल इंडियंस, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होगी तो अपने आप समाज में एक मानसिक बदलाव आएगा, ये हो सकता है। भूपेंद्र सर, अपने सिख समुदाय को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और हिंदू समुदाय को भी साथ साथ कि अपने बच्चों को किस तरह से थोड़ा सा परवरिश की तरफ, उनकी तरफ ध्यान दें ताकि इस तरह के ट्रैप में बच्चे ना फंस पाए? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो गलत मुस्लिम है, सही मुस्लिम उठता नहीं है उसको गलत कहने के लिए।
लेकिन आप और हमारे समुदाय में अगर कोई गलत होगा, कोई सिख गलत है, कोई हिंदू गलत है, तमाम सिख और हिंदू उसके अगेंस्ट हो जाएंगे तुरंत, वो उसको डिनाई करेंगे उसके गलत किए हुए काम को। तो आपसे एक मैसेज चाहूंगी सर। एक्चुअली जो मैं फील करता हूँ या जो मेरी मतलब सोच है वो ये है कि सारी सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं मैं करता हूँ या कश्मीर की बात नहीं करता हूँ, सारी वर्ल्ड में ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है और ये इस्लाम का प्रोपोगंडा तो कर रहे हैं। बहुत हर देश में ऐसा ही है कि लड़कियों के साथ में शादी करके उनको कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो बात है इसको चेक करना बहुत जरूरी है। बाकी अब मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय को बहुत जानता हूँ, अच्छी तरह से लोगों को जानता हूँ और उनकी अच्छाइयाँ भी जानता हूँ। तो कुछ आंसर जो हैं जो इस सोच में है कि सारी दुनिया को ही हम इस्लामीकरण कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग तो हम लोग कितने धर्मों में बंटे हुए हैं, हर एक ने अपने अपने धर्म का आदर करना है, सम्मान करना है। तो दूसरे किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना, उसको हर्ट करना, ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया रैना सर, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया और इतना क्लियर कट एक विजन दिया कि हकीकत क्या है, क्या हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, और सरकार को इस पर, सरकार और समाज दोनों की सामूहिक भागीदारी के साथ ही कुछ चीजों में बदलाव हो सकता है। अदरवाइज ये एक तरह का नेक्सस है जो पर्दे के पीछे इस तरह का काम कर रहा है और हमारी बहु बेटियां उनके ट्रैप में आ जाती हैं। इस बात से इस संभलने के लिए, समझने के लिए समाज और सरकार दोनों को एक मंच पर आना होगा और एक मंच पर आकर इसका एक म्यूचुअल रास्ता निकालना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए सर। ठीक है, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड 360 विद मनु में हमारे साथ आज जुड़े थे जम्मू एंड कश्मीर से भूपेंद्र सिंह रैना जी, जो कि एक लेखक है। लेखक होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को न केवल और भारत को पिछले 70-75 सालों में उन्होंने बदलते हुए एक रूप को देखा है। वो पूरी हकीकत से वाकिफ है कि किस तरह की सिचुएशन थी, क्या चल रहा है, कहाँ सियासी गेम खेला जाता है, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करता है। इस तरह के दर्दनाक हालात में पिछले 50 साल से अगर कश्मीर में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन हमारे बाकी हिंदुस्तान को आज तक इसकी खबर तक नहीं थी। ये शुक्र है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की वजह से इस तरह के इंसिडेंट हमारे सामने आ रहे हैं, खुलकर पूरे देश में चर्चा का एक माहौल बनता है और पता लगता है कि देश के किस कॉर्नर में किस धर्म के साथ गलत हो रहा है, उनकी बहु बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इन पर बहुत बारीकी से न केवल नजर रखने की जरूरत है, बल्कि अपने बच्चों को भी समझाने की जरूरत है कि अपने अपने धर्म को सम्मान दीजिए, मान सम्मान दीजिए। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कुछ भी गलत होता है एक बार परिवार में आकर साझा कीजिए, वो है आपके पीछे संभालने के लिए। तो ये एक मैसेज भी भूपेंद्र जी ने दिया है और उन्होंने एक नॉवल जो लिखा था जिस पर हमने डिस्कस किया आज हमारे साहित्य 360 विद मनु के लिए, पहले एपिसोड के लिए, बेनाम रिश्ते। बेनाम रिश्ते में उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था सिचुएशन, जब 75 में एक इंसिडेंट हुआ था कश्मीर में, तो उसको देखते हुए उन्होंने, और जो नॉवल में उन्होंने कहानी को विस्तार दिया जिस तरह से, वो हकीकत में इतने सालों से वहां घट रहा है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब उस तरह के ट्रैप में फंसकर बेटियों की शादी होती है तो उनका तलाक होता है और बाद में वो फ्लैश ट्रेड में चली जाती हैं। तो ये एक वैसी मानसिकता है कि वो बच्ची बेचारी कहाँ जाए, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, परिवार उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, रोजगार का कोई और रास्ता उसके पास नहीं होता है, बच्चे उसके पास होते हैं, तो उसे एकमात्र रास्ता नजर आता है कि मैं अपने जिस्म को बेचकर अपने बच्चों की परवरिश करूं। तो ये एक ऐसा एक हादसा है, एक सच्चाई है हमारे समाज की, जिस पर आज अगर हम वक्त रहते ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में स्थिति खराब से खराब होती चली जाएगी।
तो आज वर्ल्ड 360 विद मनु और साहित्य 360 विद मनु में इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक नई मशहूर हस्ती के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से सवालात हमारे गेस्ट से करते रहिए ताकि आप लोगों की भागीदारी भी हो और एक नया विजन भी निकल कर आए कि किस तरह से क्या सिचुएशन है, किस पर क्या हो सकता है, या कुछ बातें मेरी नॉलेज में नहीं होती है जो आप लोगों के क्वेश्चन के माध्यम से मुझे पता लगता है और मैं अपने गेस्ट के साथ उसे साझा करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की भागीदारी का भी, और जल्द मुलाकात करती हूँ नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। कल हमें रात को 9 बजे भारतीय समय अनुसार देखना मत भूलिएगा। बिग न्यूज में डॉक्टर गुलरेज शेख हमें ज्वाइन करेंगे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जियोपॉलिटिक्स पर जिनकी जबरदस्त पकड़ है। उनके साथ हम जिन सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे कल 9 बजे वर्ल्ड 360 विद मनु को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।